दोस्तों आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के उन सवालों को देखने वाले हैं जो आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अब यहाँ पर हम 38वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के सभी सवालों को देखने वाले हैं और इसके अलावा हम बीपीएससी सीडीपीओ और बीपीएससी टीआरई 1 2 3 और उसके एग्ज़ाम के सवालों को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 की बुक से हम आपको पीवाईक्यू करवा रहे हैं, क्योंकि आप सभी का जो है कमेंट्स थे कि आप इस बुक को हमारे लिए लेकर आइए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम जो है आज के इस सेशन में छोटे छोटे कई टॉपिक जैसे दिन रात और भूगर्भिक इतिहास, इसके अलावा चट्टानें और ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीप, इन सभी से छोटे छोटे जो हमारे टॉपिक हैं इन सभी से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि क्लास में जो है लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सभी प्लेलिस्ट का आप उनको देख लीजिएगा। इसके अलावा जो हमारी पुरानी क्लासेस पड़ी हुई हैं रिवाइज करने के लिए आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बिहार जीके, जीएस सभी आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग उसको जरूर पढ़िएगा, इससे आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि केवल और केवल पीवाईक्यू से आपकी तैयारी नहीं हो सकती है, आपको पीवाईक्यू भी और इसके साथ साथ एनसीईआरटी और एससीईआरटी भी बिहार की पढ़नी चाहिए। आज का हमारा जो पहला सवाल है इसमें कहा जा रहा है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है जो है 22 दिसंबर। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा आप अगर साइंस लगाएंगे, जब दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होगा उसी टाइम पर उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। और जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो फिर उसी टाइम पर जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है छोटा दिन होगा। ये सभी आप लोग जानते ही हैं। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। देखिए उत्तरी गोलार्ध में 21 से 22 दिसंबर को या 21 को होता है या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और 20-21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है या लंबा दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जो है 20-21 जून को सबसे छोटा दिन होगा और 21 और 22 दिसंबर को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। अगला सवाल देखिए उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा था, पहले सवाल में हमसे दक्षिणी गोलार्ध पूछा, हमने क्या कहा 22 दिसंबर। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, तो सेम टू सेम जवाब वही रह जाएगा। देखिए केवल गोलार्ध बदल देगा और आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 22 दिसंबर को जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, ठीक इसके विपरीत उस दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होगा। तो ये चीज़ आप जाने रहिएगा, वरना केवल और केवल उत्तरी दक्षिणी आपका करेगा और आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भूगर्भिक इतिहास, देखिए कहा जा रहा है कि महाद्वीप जो है अलग कैसे हुए। महाद्वीप जो है अलग कैसे हुए, तो ये हुए विवर्तनिक क्रिया से। टेक्टोनिक क्रिया जो होती है इसके द्वारा ये अलग अलग हो गए। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया। देखिए महाद्वीपों के अलग होने के कारण के रूप में विवर्तनिक क्रिया को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग संपूर्ण क्रस्ट और मेटल का ऊपरी भाग का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है और ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील और प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। अगला सवाल देखिए पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुर मात्रा है। नीफे, अगर हम नीफे को लिखें ऐसे, आप एक बार लिख लीजिएगा NI और FE, इसको हम बोलते हैं नीफे। तो अगर हम बीच में प्लस लगा दें तो NI का मतलब होता है निकिल, ठीक है, निकिल, और FE का मतलब होता है फेरस। यहाँ पर फेरम लिखा हुआ है लेकिन फेरस होता है, तो इसका जो है डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। निकिल और फेरस की जो है अधिकता पाई जाती है, इसका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 67वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था और पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में निकल और फेरस तत्वों की प्रचुरता है। नीफे जो है निकल और फेरस या लोहा का संक्षिप्त अक्षर है। अगला सवाल देखिए जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी जो है किसके अध्ययन से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पृथ्वी के आयाम की माप से। पृथ्वी के आयाम की माप से बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण है पृथ्वी का ज्यामितीय आकार,
तो इसमें कौन किस किस चीज़ का जो है अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी के ज्यामितीय आकार का और अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही यह जो है समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। और इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये आपको बताना है। 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कौन सा? WM डेविस। ठीक है, विलियम जो है और मॉरिस डेविस इनका पूरा नाम है। बी विकल्प जो है इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना जो है इन्होंने ही प्रस्तुत की थी, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। वहीं वाल्टर प्लैंक ने डेविस के सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने नाम दिया मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। अगला सवाल देखिए, कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट जो है ये किसके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस जो प्लेट है ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। याद रखिएगा, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है ये किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया जो परिणाम है ये है पर्वत निर्माणकारी बल का। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी बल का सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के अंतर्गत बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल जो है क्षेत्र से चलन भी आता है और इसके तहत दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला जो होता है संपीड़न बल होता है और दूसरा तनाव बल होता है। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं जिसे वलन कहते हैं। ऊपर उठे भाग को जो है अपनति और नीचे धंसे हुए भाग को जो है अभिनति कहते हैं। मान लीजिए ये जो है वलन हो गया ये, तो ये जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम अपनति कहते हैं और जो नीचे हुआ धंसा हुआ भाग है इसको हम अभिनति कहते हैं। तो ये आप लोग जान लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा गया? जो पहले पैंजिया ही था। ठीक है, मान लीजिए ये एक द्वीप है, मान लीजिए ये एक द्वीप है जो पैंजिया है, ये आपका पैंजिया हो गया। फिर ये दो भागों में टूट गया, उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीप में। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा गया? ठीक है, दक्षिणी को क्या कहा गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, दक्षिणी महाद्वीप जो है जो गोंडवाना लैंड इसको कहा गया और इसको जो है लारेशिया कहा गया। इसको जो है लारेशिया कहा गया, इसको गोंडवाना लैंड कहा गया। तो ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, जब पैंजिया का विभाजन हुआ तब पैंजिया का उत्तरी भाग जो है लारेशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया तथा दक्षिणी भाग को जो है गोंडवाना लैंड को जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय जो भारत है और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका जो है कहा गया। अब ये इतने सारे महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड से बने हैं। ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और जो लारेशिया से बने हैं उसमें आपका अफ्रीका, यूरोप और एशिया जिसमें रसिया वसिया सभी आते हैं। अगला सवाल देखिए, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं और इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? भूपटल के टुकड़े जो है मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से जो है प्रवाहित होते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं इसको। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से ये प्रवाहित होते हैं और यह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है और ये टेक्टोनिक्स प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल विभिन्न दिशाओं में संचलन करती हैं। प्लेटों की इन गतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न आकृतियों का अध्ययन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल प्रदेश में जो है कौन कौन से प्रदेश आते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, अगर हम रस्ट बाउल के प्रदेश की बात करें तो इसमें ग्रेट लेक्स, अलाबामा प्रदेश और जो है कैलिफोर्निया प्रदेश ये सभी आते हैं। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही जवाब हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट एक भौगोलिक क्षेत्र है जो पहले एक विनिर्माण या औद्योगिक हब था लेकिन अब गिरावट के चरण में है क्योंकि विनिर्माण केंद्र कई देशों में स्थानांतरित हुए हैं। ग्रेट लेक्स, पिट्सबर्ग इसके अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, चट्टानों से संबंधित है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपका कायांतरित चट्टानें हैं और ये शैलें जो है क्रिस्टलीय होती हैं, नहीं, ये शैल स्तरों में निक्षेपित होती हैं। ये शैलें जो है स्तरों में निक्षेपित होती हैं। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, परतदार या अवसादी चट्टान का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के साथ जो है जल में जमा होने से होता है
और अवसादी चट्टानें जल के साथ ही अपर्दन के कारण अन्य कारकों जैसे वायु, हिमानी द्वारा आदि भी इनका जो है अपर्दन होता है। इनमें जीवों के अवशेष व वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूपृष्ठ पर फैली अवसादी शैलों में परतें पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं, परंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक जो है कायांत्रित चट्टान नहीं है? कायांत्रित चट्टान कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, क्वार्टजाइट जो है ये कायांत्रित चट्टान है, नीस भी आपका कायांत्रित चट्टान है, लेकिन जो डोलोमाइट है ये कायांत्रित चट्टान नहीं है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी बीईओ मार्च 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, क्वार्टजाइट सैंडस्टोन था क्वार्टज के रूप में बनता है। देखिए, विकल्पों में डोलोमाइट जो है परतदार चट्टान है, नीस जो है ग्रेनाइट के, और क्वार्टजाइट जो है ये सैंडस्टोन या चूना पत्थर जिसको हम बोलते हैं, और क्वार्ट्ज के रूपांतरण से बनता है। अगला सवाल देखिए, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो उनमें जो है पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। वे जल के लिए सरंद होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। और ये क्रिस्टलीय और कष्टलीय दोनों हो सकती हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, 40वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा होने और ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, परंतु इनमें परतें नहीं पाई जाती, इनमें पूरा जीवाश्म भी नहीं पाई जाती। ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही हो सकती हैं। अगला सवाल देखिए, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? खनिज जो है निम्नलिखित में से किस स्तर के चट्टानों में जो है जमा होता है, ये आपको बताना है। बीपीएससी स्कूल टीचर का सवाल है, 2023 में टीआरई में पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये अवसादी चट्टान में आपको देखने को मिलते हैं। जो स्तर में जमा होते हैं या अवसादी चट्टानों में होता है, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टानों में खनिज जमा होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा रहने से होता है, और ये चट्टानें रवेदार नहीं होती। इनमें जीवों के अवशेष, वनस्पतियां अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से स्लेट, संगमरमर, नीस आदि चट्टानों का निर्माण होता है। अगला सवाल देखिए, ज्वालामुखी से है, माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। माउंट एटना जो है ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है, और सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला सवाल देखिए, मौना लौवा। मौना लौवा क्या है? मौना लौवा किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका विकल्प जो है ए सही हो जाएगा। यह एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका उदाहरण है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आर्कटिक वन क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है, ये आपको बताना है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप जो है किसके निकट स्थित है, ये आपको बताना है। तो आप सभी इसको आसानी से जान सकते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक तो उत्तरी ध्रुव पर है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव पर है। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट है। आर्कटिक क्षेत्र महासागरीय भाग है, और आर्कटिक क्षेत्र का विस्तार जो है 60 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के उत्तरी ध्रुव से जो है 90 डिग्री नॉर्थ या उत्तर तक होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल जो है 14। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल जो है 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि लावा के ठंडा और ठोस होने से इग्नियस चट्टान बनती है, जिनको हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, लावा के ठंडे होने और ठोस होने से आग्नेय या इग्नियस चट्टान जो है बनती हैं, और आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से द्रवित मैग्मा बाहर निकल कर जो है ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो इसे बहिर्वेदी चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान इसका प्रमुख उदाहरण है। द्रवित मैग्मा जब भूपर्वटी के अंदर गहराई में ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो इसे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, और ग्रेनाइट चट्टानें जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, किलिमंजारो। किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो क्या है, ये आपको बताना है। तो किलिमंजारो जो है
ये जो है एक वोल्केनो है, एक ठीक है वोल्केनो है, आग्नेयगिरी है या ज्वालामुखी है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। और एटना जो है सिसिली और विसुवियस नेपल्स दोनों जो है इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो इसका नाम है मौना लोआ। इसका नाम है मौना लोआ। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी मौना लोआ में विस्फोट वर्ष 2022 में हुआ, जो इसके पूर्व 1984 में विस्फोट के 38 वर्ष उपरांत हुआ। 1843 के बाद से मौना लोआ में 34 बार विस्फोट हुए हैं। अधिकांश विस्फोट वर्ष 1950 के पूर्व हुए थे। वर्ष 1950 के बाद से 75, 1984 और 2022 में विस्फोट हुए। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला सवाल देखिए, भूकंप। देखिए फिर से कह रहा है कोकोस प्लेट जो है पाई जाती है। कोकोस प्लेट जो है किसके मध्य पाई जाती है? ये सवाल हम पहले भी देख चुके हैं। तो कोकोस प्लेट जो है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर में मतलब टीआरई 2 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मरकली पैमाना। ठीक है, मरकली पैमाना जो है इसके भूकंप की गहनता मापने के लिए प्रयोग होता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मरकली पैमाने का उपयोग किया जाता है, जबकि भूकंप का परिमाण मापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल होता है। रिक्टर पैमाने का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए, महाद्वीप। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? ये आपको बताना है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा जो देश हैं ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल जो है 54 देश आपको जो है अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेंगे। तो इसका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या निम्नवत है, जिसमें अफ्रीका में 54 देश, यूरोप में 49, एशिया में 48, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिण अमेरिका में 12 और ओशेनिया में जो है और ये 14 आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है ये आपको बताना है। इनमें से किसका भूभाग सबसे कम है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए विश्व के 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग जो है सबसे कम है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है। अब देखिए एशिया तो है नहीं, तो एशिया के बाद जो है आपका कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, एशिया के बाद आपका अफ्रीका हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और आप बाकी सभी के क्षेत्रफल आपको यहाँ दिए गए हैं। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, सभी के जो है यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे कम जो है 77,41,220 वर्ग किलोमीटर जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है। अगला सवाल देखिए, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? लगातार नई परत जोड़ने वाली, ठीक है, जोड़ने वाली प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्र तल का फैलाव। समुद्र तल का फैलाव, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया जो है ये समुद्र तल का जो है फैलाव होता है। और इस परिकल्पना का प्रतिपादन हैरी एच हेस ने 1960 में किया था। हैरी हेस के अनुसार अगर समुद्र तल का जो है फैलना दरार में मैग्मा बढ़ने की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में पुरानी परत स्वयं विपरीत दिशा में रूपांतरित हो जाती है और ठंडा समुद्री जल मैग्मा को ठंडा कर देता है, जिससे एक नई परत जो है बन जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए आयर झील, नल्लार मैदान, साल्विन पर्वत और सेल्विन घाटी। तो इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। देखिए आयर झील बेसिन जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आंतरिक अपवाह प्रणाली क्षेत्र है, जिसका विस्तार लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बेसिन के मध्य में कांटी थांडा लेक जो है आयर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए आयर झील तो इससे संबंधित है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो नल्लार बार मैदान भी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर स्थित है। और साल्विन पर्वत जो है दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्यतः म्यांमार में स्थित है। इसका कुछ भाग चीन और थाईलैंड
में भी है, जबकि सेल्विन घाटी भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका डी विकल्प को सही माना है, लेकिन न तो साल्विन पर्वत जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, न सेल्विन घाटी है, तो ये दोनों ही यहाँ पर सही जवाब हो रहे हैं। देखिए विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, विश्व की पर्वत श्रेणियाँ कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं ये आपको बताना है। तो ये नवीन मोड़दार पर्वतों में सबसे ऊंची चोटियाँ आपको देखने को मिलती हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट सागरमाथा चोमोलुंगमा इसका ही नाम है, एक ही का नाम है, याद रखिएगा, 3 अलग अलग चोटी नहीं है, ये एक ही चोटी है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये 8,849 मीटर सहित अनेक सर्वोच्च चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं और हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार या वलित पर्वत है। अतः स्पष्ट है कि विश्व की सबसे अधिकांश जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं वो इन्हीं वलित पर्वतों पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका एंडीज। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और यह श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे लगी हुई है। इसकी लंबाई विभिन्न प्रमाणिक स्रोतों से 7,000 किलोमीटर से 8900 किलोमीटर तक की मानी जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज पर्वत फैला हुआ है, किसके साथ साथ जो है एंडीज पर्वत फैला हुआ है। तो अभी आपने देखा कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए दिया गया है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था और इसका सही जवाब विकल्प डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है। तो यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है ये दोस्तों आपका आल्प्स हो जाएगा, आल्प्स हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है और इसका सर्वोच्च बिंदु जो है माउंट ब्लैंक है या माउंट ब्लैंक है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, पेन्नाइन, एप्लेसियन और अरावली भारत, ये किसके उदाहरण है ये आपको बताना है। तो ये जो है ये युवा वलित पर्वत श्रृंखला नहीं है। देखिए अरावली जो है ये प्राचीन जो है पर्वत श्रृंखला है। तो प्राचीन पर्वत श्रृंखला कहाँ देखिए लिखा गया, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी 56वीं से 59वीं प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए पेन्नाइन और एप्लेसियन जो अमेरिका में है, अरावली, ये पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण हैं। अगला सवाल देखिए, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला जो है ये किन दो देशों को अलग करती है ये आपको बताना है। तो यूरोप में जो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है दोस्तों ये स्पेन और फ्रांस को अलग करती है, स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी में यह सवाल हमारा पूछा गया था एग्जाम प्री 2020 में। देखिए स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है और यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, जो आप देख रहे थे कि लगभग जो है 7,000 से 89 किलोमीटर तक की मानी जाती है। कौन सी, एंडीज। अब यहाँ पर देखिए एंडीज दिया नहीं गया है, इसीलिए जो है रॉकी सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हालांकि प्रश्नगत विकल्पों में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है रॉकी है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। प्रश्नगत में से निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है, इसका उत्तर जो है विकल्प सी होगा। अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशन रिज है, जिसका लगभग 90% भाग जो है समुद्र के नीचे है। अगला सवाल देखिए, और ये हमारे सेशन का जो है आखिरी सवाल है दोस्तों। संसार की छत जो है किसे कहा जाता है, संसार की छत जो है ये किसे कहते हैं। तो ये पामीर का पठार जो है, तिब्बत का पठार जो है, इसे ही जो है पामीर का पठार जो है इसे ही संसार की छत कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए संसार की छत जो है ये पामीर पठार को कहा जाता है और मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। यह कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। तिब्बत के पठार हेतु भी
संसार की छत का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो पामीर का पठार ऑप्शन में आ जाए चाहे तिब्बत का पठार आ जाए, सभी एक ही बात है और वही आपका सही हो जाएगा। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। तो उम्मीद है कि आप सभी को जो है सेशन पसंद आया होगा। आप सभी ने जो है वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाया करे। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि डेली क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाया करे और आप अपना रिवीजन कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।